हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों को ही इंक्लूड किया है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन आसान है पर ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा, आगे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की? तो वो हमारी 100 से 120 आप मानो, या 120 से 140। तो यहाँ पे आप 100 से 120 लोगे, ठीक है, कम वाला लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर है? पहला ऑप्शन है आपका ओबेसिटी, दूसरा है लो सोडियम डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेजिटेरियन डाइट। तो लो सोडियम डाइट तो कभी भी नहीं हो सकती है रिस्क। रेगुलर एक्सरसाइज से तो और अच्छा है, बेनिफिट है आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम रहते हैं। वेजिटेरियन डाइट इसका कोई उतना खास रोल नहीं है। मेन है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? अगर मान लो किसी पर्सन का वेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम ओबेस बोलते हैं। और ओबेस पर्सन में क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा पंपिंग एक्शन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ। तो हमारा जो S1 साउंड होता है, हार्ट साउंड, आपने पढ़ा होगा, तो वो कौन से वाल्व के क्लोजर से आता है? ऑप्शन है आपके ए सेमिलुनर वाल्व, ऑप्शन बी है एवी वाल्व, मिट्रल वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, सी डी ऑप्शंस आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, एवी वाल्व्स के क्लोजर से S1 साउंड प्रोड्यूस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट विथ अ चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसे कि चेस्ट पेन हो रहा है और वो रेस्ट करने के बाद अगर उसका चेस्ट पेन ठीक हो जाता है तो वो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी? ऑप्शन ए है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ऑप्शन बी है एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन सी पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी एओर्टिक एन्यूरिज्म। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में ऐसा देखा जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डिक इरेदिमा? यानी कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने की वजह से कार्डियक एरिदमिया हो जाता है, हार्ट का जो रेट होता है वो अल्टर हो जाता है। तो कौन सा ऐसा हमारा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे? तो पोटेशियम की वजह से आपका कार्डियक एरिदमिया हो सकता है। ऑप्शन सी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट इज। शायद ये मैंने पिछले भी क्लास में कराया था, फिर भी चलो ठीक है ले लेते हैं दोबारा से। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट इज 12 to 20। ठीक है, और अगर कोई नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है तो उसे हम क्या टर्म देते हैं वो आप मुझे बताओ। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। नॉर्मल ब्रीदिंग है या नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को, उसको बोलते हैं यूपीनिया। याद रखना आप लोग। ठीक है, सेवेंथ है, अ पेशेंट विथ COPD इज एडवाइज्ड। अगर मान लो कोई पेशेंट है उसे COPD हुआ है तो उसे हम क्या एडवाइस करेंगे? यहाँ डाइट से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन बी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी हाई फैट डाइट, या ऑप्शन डी हाई कैलोरी लो कैलोरी डाइट। तो यहाँ पे हम जो अगर पेशेंट है उसको COPD हुआ है तो उसके केसेस में हम हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि COPD के अंदर जो एयरवे होता है वो डैमेज हो जाता है काफ़ी हद तक, और प्रोटीन हेल्प करता है कि जो भी इसीलिए बोलते हैं ना, प्रोटीन इज़ अ रीबिल्डिंग फूड। तो ये दोबारा से उसको बनाने में हेल्प करेगा, इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट हम प्रोवाइड करेंगे। 8 क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज। अगर मान लो किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी बॉडी के अंदर तो सबसे पहला साइन क्या होगा?
क्या साइनोसिस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, या फिर डी ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, रेस्टलेसनेस सबसे पहले होगा, यानी कि वो पेशेंट बेचैन होने लग जाएगा, वो शांति से नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, जिसको सांस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 9 है हमारा, बैरल चेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि बैरल चेस्ट कौन सी डिजीज कंडीशन में पाया जाता है। ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी है निमोनिया, सी है एम्फाइसीमा और डी अस्थमा। तो कौन सी डिजीज में बैरल चेस्ट पाया जाता है, तो बैरल चेस्ट हमारा एम्फाइसीमा के अंदर पाया जाता है। याद रखना आप लोग, बैरल चेस्ट का मतलब क्या होता है, जिससे चेस्ट नॉर्मली होता है तो साइड से मतलब ट्रांसवर्स जो उसका डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कम होता है। बट बैरल चेस्ट में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि चेस्ट थोड़ा आगे की तरफ और निकल आता है। इन चेस्ट फिजियोथेरेपी पोस्टीरियर ड्रेनेज हेल्प इन, 10th क्वेश्चन है हमारा, चेस्ट फिजियोथेरेपी में पोस्टीरियर ड्रेनेज हेल्प्स इन क्या करता है, मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी पोस्टीरियर ड्रेनेज के हेल्प में क्या करता है, तो वो है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग हार्ट रेट, बी रिमूविंग सिक्रीशन, सी इम्प्रूविंग एपिटाइट एंड डी प्रिवेंटिंग एडिमा। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या होता है, सिक्रीशंस बाहर निकलने में हेल्प होता है, ठीक है, रिमूविंग सिक्रीशंस आपका आंसर होगा यहाँ पे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है पेप्टिक अल्सर का, आप ये बताओ। ऑप्शन है अल्कोहल, बी है स्ट्रेस, सी है एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड डी है स्पाइसी फूड, ठीक है। रिस्क फैक्टर और कॉज में जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या होता है और कॉज क्या होता है। तो ये जो अल्कोहल, स्ट्रेस और स्पाइसी फूड, ये सब क्या है, ये सब रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर। ये जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ये क्या है, मेन कॉज रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, एच पाइलोरी, ऐसे उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 12th क्वेश्चन है हमारा, एसाइटिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एसाइटिस हम कहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन को बोलते हैं। ऑप्शन ए है प्लूरल कैविटी, ऑप्शन बी है पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन सी है पेरिकार्डियल कैविटी, ऑप्शन डी है हमारा साइनोवियल कैविटी। तो एसाइटिस हम कब बोलते हैं, जब हमारी पेरिटोनियल कैविटी यानी कि पेट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है हमारा, जॉन्डिस इज ड्यू टू, जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन, डिक्रीज आरबीसी या डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। तो जॉन्डिस क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, तो बिलिरुबिन जब टूटता है तो वहाँ से एक येलो पिगमेंट निकलता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है, ठीक है। तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड कंजक्टाइवा होता है, वही जॉन्डिस की कंडीशन है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा इंक्रीज बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीटोरिया मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब सीटोरिया, इसका मतलब होता है फैट इन स्टूल, स्टूल के अंदर फैट को हम ये बोलते हैं सीटोरिया, आप कैसे भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर, ओरल कैंसर की कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है। ऑप्शंस हैं आपके टंग, लिप्स, चीक और हार्ड पैलेट। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है ओरल कैंसर की टंग। 16th क्वेश्चन है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट पर डे नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है अडल्ट्स के अंदर, ये आपको बताना है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 1000 से 2000 ml तक या 1 से 2 लीटर तक। ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट लेस देन। ओलिगोयूरिया का क्या मतलब होता है? ठीक है, ओलिगोयूरिया में कितने ml से कम अगर यूरिन होता है तो उसे हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। आपको ये बताना है। सिंपल सा है, 400 ml से कम अगर यूरिन होता है, यूरिन आउटपुट होता है तो उसे हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं। और अगर मान लो 100 ml से भी कम होता है, लेस देन 100 ml है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ए यूरिया या एन यूरिया से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th हमारा। यूरेमिया अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। यूरेमिया किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है? तो ये हमारा यूरिया की एक्यूमुलेशन की वजह से यूरेमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब कि हमारा जब किडनी फिल्टरेशन नहीं कर पाएगी या किडनी जब हमारे यूरिन नहीं फॉर्म कर पाएगी तो उस कंडीशन को हम रीनल फेलियर बोलेंगे। और यहाँ पे बात की जा रही एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर किस कंडीशन में होगा? अब भाई डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब की वजह से क्रॉनिक आपका होता है रीनल फेलियर। पर जो एक्यूट है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी की कमी हो जाएगी, तब हमारा यूरिन आउटपुट बनना कम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोवोलेमिया। ठीक है, उस कंडीशन को। हिमेट्यूरिया पता होगा आप सबको कि हीम जहाँ भी आता है तो वो ब्लड से रिलेटेड हो जाता है, तो ब्लड इन यूरिन को हम हिमेट्यूरिया बोलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा। ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज टू एसेस। ग्लासगो कोमा स्केल यानी कि जीसीएस का यूज़ हम किस चीज़ के असेसमेंट के लिए करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज। अगर मान लो किसी पर्सन का आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम क्या होगा? तो सबसे कॉमन सिम्टम होगा हेडेक। सबसे पहले हेडेक होना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ। हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और आपने मोनोप्लेजिया ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है? जब हमारी एक बॉडी का पार्ट मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड का हाथ, पैर और फेस वगैरह सब कुछ जब फंक्शन करना बंद कर दे, पैरालिसिस हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, वन साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पार्किंसन डिजीज किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आपको ये बताना है। तो पार्किंसन डिजीज क्या होता है? हमारा डोपामीन की कमी की वजह से होता है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज। एपिलेप्सी आपने पढ़ा होगा, जब रिपीटेड सीजर्स आते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। और अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी? स्टेटस एपिलेप्टिकस किस कंडीशन में, मुझे शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो इसको हम तब बोलते हैं जब मान लो किसी को रिपीटेड सीजर्स आ रहे हों बिना रिकवरी हुए। ठीक है, एक बार रिकवर नहीं कर पाया, उसके बाद लगातार आ रहे हैं सीजर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है हमारा। डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज मेलाइटस किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर, नॉर्मल ब्लड शुगर क्या होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर, तो वो होता है हमारा 70 से 110 mg/dl। द मून फेस इज फीचर्ड ऑफ। मून फेस कब होता है? आपको ये बताना है। मून फेस हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा, एडिशन डिजीज के अंदर होगा, कुशिंग सिंड्रोम में होगा या फिर एक्रोमेगाली में होगा। ठीक है,
तो मून फेस क्या होता है, यहाँ पे आप मैरिस्मस से कंफ्यूज मत होना, मैरिस्मस में तो होता ही है, प्लस उसके साथ साथ कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी ये देखा जाता है। एक्सोथैल्मोस इज सीन इन, ठीक है, एक्सो या एक्स ऑप्थेल्मोस, ऑप्थेल्मोस से आप समझ जाओगे, ठीक है। ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या हुआ, ये रिलेटेड हुआ आई से हमारे, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोट्रूजन हो जाता है आई का, आई जो होती है थोड़ा सा आई बॉल बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है। इसको क्या बोलता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म या डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपको बताना है। तो ये देखा जाता है हमारा हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म में, सॉरी, हाइपोथायराइडिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। यहाँ पे बस क्वेश्चन का मतलब था आपसे पूछना कि कौन से सेल से होता है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ऑप्शंस में था। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और प्रोटीन। यहाँ पे अगर विटामिन डी का ऑप्शन दे दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, बट ऐसा तो क्लियर है कि कैल्शियम ये होता है हमारी बोन्स के अंदर, कैल्शियम, और विटामिन डी होता है, तो उससे आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, गाउट किसके डिपोजिशन की वजह से होता है, गाउट एक तरह का जॉइंट्स का डिसऑर्डर होता है, जिस जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तब ये कंडीशन अराइज होती है, तो यहाँ से याद रखना यूरिक एसिड की वजह से। काइफोसिस इज अ एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ, काइफोसिस एबनॉर्मल कर्वेचर है लंबर स्पाइन का, थोरैसिक स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का या फिर सैक्रल स्पाइन का, आपको ये बताना है। तो जो लॉर्डोसिस होता है वो क्या होता है, हमारा लंबर स्पाइन का होता है, बट काइफोसिस क्या होता है, ये हमारा थोरैसिक स्पाइन का होता है, आगे की तरफ झुक जाती है ना बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन फ्रैक्चर मीन्स, ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि होता है कि हमारी जो बोन है वो हमारी स्किन से बाहर की तरफ निकल आई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लो, बोन फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, बोन फ्रैक्चर विथ वुंड, स्मॉल क्रैक इन बोन, जॉइंट डिसलोकेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बोन फ्रैक्चर विथ वुंड, ठीक है, यानी कि बोन का फ्रैक्चर हुआ है घाव के साथ साथ। 35th क्वेश्चन है हमारा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, प्रेशर इन मसल कंपार्टमेंट इंक्रीजेस, ब्लड क्लॉट इन वेन, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, मसल स्पाज्म ओनली। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, ज़्यादातर ये कब होता है, जब फ्रैक्चर के पेशेंट्स में प्लास्टर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद जब अगर प्रेशर अगर बढ़ जाता है, प्लास्टर बांधते टाइम प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोअर पार्ट होता है, जो एक्सट्रीमिटी होती है, वहाँ पे आपका सेंसेशंस आना बंद हो जाते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कोल्ड हो जाता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर। तो ये क्या है, प्रेशर से रिलेटेड है, तो प्रेशर इन मसल कंपार्टमेंट इंक्रीजेस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ, तो आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस में बता देता हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो ल्यूकेमिया किसका कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसी का। कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया का कॉमन सिम्टम क्या है, डिस्पीनिया, जॉन्डिस, साइनोसिस, पॉलीडिप्सिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया, एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी कम है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर क्या सिम्टम आएगा, आपको ये बताना है। तो डिस्पीनिया होता है, ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन बचा रहेगा,
हॉटकिंस लिम्फोमा इज डायग्नोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है। हॉटकिंस लिम्फोमा इज डायग्नोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। Chemotherapy mainly affects fast growing cells. Okay. न्यूट्रोपीनिया मीन्स, न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाना। ऑप्शन सी। रूल ऑफ 9 इज यूज्ड इन, रूल ऑफ 9 का हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसका यूज किया जाता है बर्न के असेसमेंट के लिए। जब कोई पर्सन जल जाता है तो उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसका कितना पार्ट ऑफ बॉडी जला हुआ है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बर्न के पेशेंट में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उसे हम कितना फ्लूइड हमें देना है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड है उसके थ्रू। नेक्स्ट है फर्स्ट एड इन केमिकल वंस। केमिकल वंस के अंदर आप क्या फर्स्ट एड दोगे? ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए अप्लाई ऑइंटमेंट, बी वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, सी कवर विथ लाइट बैंडेज, डी न्यूट्रलाइज विथ एसिड। एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करोगे? ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एड की बात की जा रही, केमिकल वन है, तो फर्स्ट एड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसे हम वॉश करेंगे वाटर से। 43 क्वेश्चन है हमारा, शॉक ड्यू टू सीवियर ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन को सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, सीवियर ब्लीडिंग में क्या होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, यानी कि बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। CPR इज डन विथ कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो। CPR का कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो क्या रहता है, आपको ये बताना है। 15:2, 30:2, 20:2, 25:2। आप बताओ। मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे क्या होता है, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं, 30:2 और 15:2। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 30:2, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे अडल्ट का मान के चलेंगे। ठीक है, अडल्ट में चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो, यानी कि CPR देने वाले अगर एक आदमी हो या चाहे दो आदमी हो, दोनों के ही केस में, ठीक है, हमारा कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो यही रहता है, 1 और 2 रेस्क्यूअर, तो हमारा रेशियो यही रहेगा। ठीक है, 30:2। बट अगर क्या है, इन्फेंट है या फिर चिल्ड्रेन है, बच्चा, ठीक है, अगर हम कोई इन्फेंट या फिर चाइल्ड को CPR दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, अगर एक रेस्क्यूअर है तो वहाँ पे हम 30:2 का रेशियो रखेंगे। बट अगर दो रेस्क्यूअर हैं तो वहाँ पे हम 15:2 का रेशियो रखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आप एडल्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड टू असेस फ्लूइड रिससिटेशन इन बर्न पेशेंट। कौन सा बेस्ट मेथड होता है असेस करने के लिए फ्लूइड रिससिटेशन इन अ बर्न पेशेंट? तो वहाँ पे हमारा मेथड यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ऑप्शंस आप पहले देख लो, पल्स, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, सी और डी हमारा है स्किन कलर। तो यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड रिससिटेशन असेस करना है तो हाँ यूरिन आउटपुट हम चेक करेंगे कि यूरिन आउटपुट अगर नॉर्मल आने लगा यानी कि फ्लूइड रिससिटेशन हो गया है। नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है? ऑप्शंस देख लो, निमोनिया, UTI, सेप्टिसीमिया, वुंड इन्फेक्शन। तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, टॉयलेट्स गंदे रहते हैं, टॉयलेट्स गंदे रहने की वजह से UTI होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन बी। 48 है, यूनिवर्सल एंटीडोट इज, यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन ए एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी
नैलेक्सोजोन, ऑप्शन डी फ्लूमाजिनाइल, ठीक है, फ्लूमाजिनाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्यों होता है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल की जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जितनी भी, अगर कोई भी मान लो ड्रग लिया है, कोई पॉइजनिंग का केस है, तो वो सब कुछ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, ए डी ई के में आपको बताना है। तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा हेल्पफुल होता है, विटामिन के। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, सीरम और पोटेशियम लेवल और आपका सीरम सोडियम लेवल। तो वहाँ वो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कितना नॉर्मल इसका रेंज होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स। 50 क्वेश्चंस आपने कर लिया। नेक्स्ट हम 51 देखते हैं। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सीरम सोडियम लेवल लेस देन, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया यानी कि जब सोडियम का लेवल कम हो जाता है हमारे सीरम में, तो उसे हम बोलते हैं। और नॉर्मल रेंज आप याद कर लो, उससे ये निकल जाएगा। तो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली होता है हमारा 135 से लेके 145, यानी कि 135 से कम हुआ तो हाइपोनेट्रीमिया और 145 से ज़्यादा हुआ तो हाइपरनेट्रीमिया। तो यहाँ पे 135 से कम वाला हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या होता है, हार्ट पे अफेक्ट करता है वो, क्योंकि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है वो पोटेशियम के लेवल से अफेक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे देख लो, हार्ट का जो भी डिजीज कंडीशन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, मसल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, कार्डिक अरेस्ट, सीजर्स। तो कार्डिक अरेस्ट ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या होता है, 7.35 से 7.45, एकदम आपकी टिप्स पे रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो आपका यहाँ पे स्टमक है, स्टमक, उसके नीचे फिर ये इंटेस्टाइन्स, पूरा नहीं बना रहा हूँ, या थोड़ा सा। तो स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl। HCl क्या है, एसिड है। और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट। और कार्बोनेट क्या हुआ हमारा, ये बेस हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग होगी तो हमारा स्टमक से फ्लूइड जो भी होगा वो बाहर आएगा, यानी कि एसिड बाहर चला जाएगा। एसिड बाहर चला गया तो बचा क्या, बेस बचा, बेस बचेगा तो एल्कालोसिस होगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी को डायरिया हो रहा है, स्टमक तक तो ठीक है, इंटेस्टाइन का नीचे वाला पार्ट जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा बेस बॉडी से निकल जाएगा, बचेगा क्या है, एसिड बचेगा। तो वहाँ पे हम एसिडोसिस होगा, डायरिया के केस में एसिडोसिस होगा। तो यहाँ पे एसिडोसिस की बात की गई, तो एसिडोसिस कब होगा, मैंने अभी बताया आपको, डायरिया के केस में एसिडोसिस होगा। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर आपका कम होता है तो आप समझ जाओ कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV मेनली अटैक्स। HIV कहाँ पे अटैक करता है, ये नहीं पता होगा आपको, मैं बता देता हूँ, CD4+D लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। एलिजा टेस्ट का किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका हम एड्स के स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, यानी कि HIV की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, एड्स के अंदर कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोसाइटिस, निमोनिया और टाइफॉइड। तो एड्स के अंदर क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है हमारा निमोसाइटिस्टिक निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टॉक्स टेस्ट का हम किसके स्क्रीनिंग के लिए या किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होता है, इसका यूज़ करते हैं हम
टीबी के डायग्नोसिस के लिए। टीबी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस मेनली प्रिवेंट्स। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या करता है, क्या प्रिवेंट करता है? तो ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। इन्फेक्शंस को इधर उधर ट्रांसमिट होने से बचाने के लिए जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं उसी को यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बोलते हैं। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन लाइक डाइजेपाम इज गिवन टू। डाइजेपाम को हम किस लिए देते हैं? ये क्या होती हैं? एंटी एंजाइटिक ड्रग्स होती हैं, जितना भी डाइजेपाम, लोराजेपाम, ये सब चीज़ें, तो रिड्यूस करती हैं क्या? एंजाइटी। द पोजीशन कॉमनली यूज आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, लंबर पंक्चर, कुछ भी लिख के दे तो वहाँ पे कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है? सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। एसेप्टिक टेक्निक एम्स टू। एसेप्टिक टेक्निक्स का एम क्या होता है? किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, या सी इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डी रिलीफ पेन। तो एसेप्टिक टेक्निक का मेन एम क्या होता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है? एंट्री ऑफ माइक्रोब प्रिवेंट करता है। विच कॉम्प्लिकेशन इज कॉमनली इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये होता क्या है हमारा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डीवीटी। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है? बेड रेस्ट, लेग एक्सरसाइज एंड एम्बुलेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस बचाने के लिए क्या करते हैं? लेग एक्सरसाइज करवाते हैं और एम्बुलेशन यानी कि जल्दी उनको चलने फिरने को बोला जाता है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसिस, ये क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। पाइसोरियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पाइसोरियासिस क्या होता है? एक स्किन का इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है? स्किन पे बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सिल्वरी स्केल्स बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं। प्रेशर अल्सर इज ऑल्सो कॉल्ड बेड सोर। आसान सा क्वेश्चन। रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय। रिंगवॉर्म क्या होता है? हमारा फंगस की वजह से होता है। कपोसी सार्कोमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एड्स के अंदर कपोसी सार्कोमा देखा जाता है। ब्लैक ब्लैक कई सारे पैचेस बॉडी पे प्रेजेंट हो जाते हैं। ये जो भी लिम्फ नोड्स होती हैं, जो भी हमारा और अदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर का हो जाता है। ये रिपीट हो गया। मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर क्या होता है इंडिया के अंदर? तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन। टेस्टिकुलर कैंसर यानी कि टेस्टिस कैंसर कब, कौन सी एज में ज़्यादा होता है? तो ये एडोलसेंस और यंग एज के अंदर ज़्यादा होता है। द कॉमन सिम्टम ऑफ BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है? कॉमन सिम्टम क्या रहता है आपका? यूरिनरी रिटेंशन रहता है, क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो वो यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन नीचे की तरफ नहीं आता है, तो इसके अंदर यूरिनरी रिटेंशन देखा जाता है। विच हार्मोन इज रिड्यूस इन मेनोपॉज। मेनोपॉज में कौन सा हार्मोन रिड्यूस हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा कम हो जाता है? तो हमारा ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। पैप स्मीयर टेस्ट का यूज करते हैं हम क्या डिटेक्ट करने के लिए? तो इसका हम यूज करते हैं सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। कैटरैक्ट मीन्स, कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है? कैटरैक्ट के अंदर हमारे लेंस क्या होते हैं? क्लाउडी हो जाते हैं। सिंपल सा देख लो आप। ग्लूकोमा इज कॉज्ड बाय।
ग्लूकोमा कब होता है? जब हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, आईओपी। तो आईओपी नॉर्मल कितना प्रेशर होता है? तो ये मैं भी बता देता हूँ, 10 to 21 mmHg होता है। ठीक है, जब 22 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। तो इंक्रीज्ड क्या है? एक्वस ह्यूमर प्रेशर। नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओटाइटिस मीडिया अफेक्ट्स द मिडल ईयर। ओके, क्या है? मेनियर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मेनियर्स डिजीज क्या होती है? एक हमारा इनर ईयर की डिजीज है। इनर ईयर की डिजीज है। इनर ईयर का थोड़ा सा हमारा रोल बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए भी होता है, जहाँ पे वेस्टिब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं? तो उसमें क्या देखने को मिलता है? वर्टिगो, टिनिक्टस और हियरिंग लॉस। ऑप्शन ए वर्टिगो, यानी कि आपने एक गाना सुना था होगा कि मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, तो वही गाने का आप यहाँ पे मतलब समझ सकते हो। वर्टिगो का मतलब होता है आदमी खड़ा रहेगा, उसको लगेगा नहीं दुनिया चल रही है, मेरे आसपास सब चीज़ें चल रहा है, तो ये वर्टिगो होता है। टिनिक्टस यानी कि रिंगिंग इन ईयर, रिंगिंग इन ईयर, कान में से आवाज़ आती है, ठीक है। और हियरिंग लॉस हो सकता है। द शॉक विथ वार्म स्किन एंड बाउंडिंग पल्स। वार्म स्किन है, वार्म स्किन का मतलब क्या हुआ? फीवर है, पर्सन को फीवर है और पल्स आपकी जो है फास्ट हो रखी है, तो कौन से तरह का शॉक है? तो फीवर कब होता है? फीवर तभी होता है जब कोई इन्फेक्शन हुआ हो। इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेप्सिस बोलते हैं हम। तो कौन सा शॉक होगा? सेप्टिक शॉक की वजह से हमारा स्किन गर्म हो जाएगी और बाउंडिंग पल्स होगी। फर्स्ट लाइन ड्रग इन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी रहती है? तो वहाँ पे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो जाए और सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। सेंट्रल विनस प्रेशर CVP नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? CVP की नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। डिफिब्रिलेशन इज यूज इन। डिफिब्रिलेशन यानी कि जब फिब्रिलेशन हुआ होगा तब हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करेंगे, तो ये वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में किया जाएगा, जब पूरी तरह से जो है हार्ट की वॉल जब वेंट्रिकल्स जब पंप नहीं कर पाते हैं, बस हल्का सा आपस में ही क्या बोल सकते हैं आप, हल्का हल्का वहाँ पे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेप इन पॉइजनिंग। पॉइजनिंग अगर हुई है तो वहाँ पे सबसे इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए? वॉमिटिंग करवाना है आपको, इंड्यूस वॉमिटिंग। बी है मेंटेन एयरवे। सी गिव एंटीडोट। डी गिव मिल्क। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपका ABC याद रखना हमेशा, ABC एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवे सबसे पहले हम उसका मेंटेन करेंगे। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? O नेगेटिव। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस अकर्स ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? जब अगर मान लो किसी वुमेन है, कोई वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसका बेबी जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो पहले बेबी में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, उससे जो है जब डिलीवरी के टाइम पे कुछ जो एंटीजन होगा पॉजिटिव वाला वो आ जाएगा मदर के अंदर, जिसके लिए मदर क्या करेगी? वहाँ पे उसकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेगी। बट जब दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव होती है और वहाँ पे बच्चा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो जाके एंटीजन से रिएक्ट कर जाती हैं बच्चे के, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस।
इसके लिए वैक्सीन वगैरह दी जाती है, मेडिकेशन अवेलेबल है, इसका कोई डरने वाली बात नहीं, बस पता होना चाहिए। 88 क्वेश्चन है हमारा, पल्स ऑक्सीमीटर मेजर्स। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है? हार्ट रेट मेजर करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है, कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है, कि हीमोग्लोबिन का लेवल मेजर करता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल फीमेल्स के अंदर क्या होता है, कितना रहता है? फीमेल्स के अंदर 12 to 16 रहता है। द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। लॉन्ग टर्म अगर स्टेरॉइड ली जाती है तो उससे बहुत सारी जितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सारा ही होगा उसके वजह से। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स, नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल ऑप्शन करेक्ट है। पल्स फेल्ट एट ब्रिस्ट यानी कि कलाई पे कौन सी पल्स फील होती है? हमारी रेडियल पल्स फील होती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया का कौन सा सिम्टम नहीं है? हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने का सिम्टम कौन सा नहीं है? स्वेटिंग, टीमर्स, कन्फ्यूजन और पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया तो पॉलीयूरिया तो जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तब होता है। एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट। अडल्ट के अंदर एवरेज ब्लड वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं की गई तो हम मेल वाला टिक करेंगे, 5 से 6 लीटर। अगर फीमेल यहाँ पे लिखा होता तो 4 to 5 लीटर होता। द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? असेसमेंट। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रिवेंट्स। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या प्रिवेंट करेगी? जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी उसको। तो ऑप्शंस देख लो आप, कॉन्स्टिपेशन, एटेलेक्टेसिस, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन। तो एक ही रेस्पिरेटरी वाला है, एटेलेक्टेसिस यानी कि कोलैप्स ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है, ये भी याद रखना। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है? कोलैप्स ऑफ लंग, कोलैप्स ऑफ लंग्स। द लैंडमार्क फॉर सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशंस इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर लैंडमार्क क्या होता है? कहाँ पे हम सीपीआर का कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं? तो वो होता है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ में प्रोवाइड किया जाता है सीपीआर। इन विच पोजिशन शुड अ अनकॉन्शियस पेशेंट बी प्लेस टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम उसे कौन सी पोजीशन देते हैं? तो उसे हम लेफ्ट लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन देते हैं। यहाँ पे हमारे ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी नई वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।